अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम या ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझ गए बच्चों कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम या इसी को बोला गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो बच्चों, जो अभी आपने देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन की कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं है न्यूक्लियस के चारों तरफ, मींस इलेक्ट्रॉन की आप फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो इसी का कॉन्सेप्ट लेते हुए और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट दिया गया एटम का, जिसमें यह बोला गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है, कहीं भर किसी भी तरह से रिवॉल्व होता रहता है, कोई फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती। मीन्स यही लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ना कि प्लेनर मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, इस तरह से लगातार घूमता रहता है एनीवेयर। और इसी में इस तरह से जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हम उसकी पोजीशन ना कह के हम उसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसे हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो क्या है, तो इसको बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। समझ गए बच्चों कि इस तरह से लगातार 3 डायमेंशनल मोशन करेगा और जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा होती है उसे ही क्या बोल दिया गया है, ऑर्बिटल। ये नहीं कह सकते कि फिक्स पोजीशन में घूम रहा है ऑर्बिट में और यहां पर है, बल्कि इसने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जहां मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिव होगा और वही ऑर्बिटल कहलाएगा। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करते हैं या ऑर्बिट में तो एक प्रकार का क्लाउड बना हुआ दिखता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इस तरह से एटम एक बॉल शेप दिखता है, 3D स्ट्रक्चर दिखता है। और फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को और इसी प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन प्रपोज कर दिया, एक्स वाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको बताने के लिए एक इक्वेशन दिया गया, श्रोडिंगर ने दिया, जिसे बोला गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फिर से समझ लें बच्चों कि ये थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन मूव एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इसमें यह बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी घूम सकता है 3D में, और इस तरह जहां उसके मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको बोला गया ऑर्बिटल। और जब इस ऑर्बिटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एक प्रकार का क्लाउड बन जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ बॉल, और ऐसे में एटम एक बॉल शेप दिखने लगता है, जिससे हम बोलते हैं एटम का 3D स्ट्रक्चर। और इसी को इस मिलने की पॉसिबिलिटी को श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन की तरह दिया, जिसे बोला गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये एटम बना है जिसमें ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चों? ये है न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस तरह से 3D में घूम रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो एक प्रकार का धुआं धुआं सा दिखने लगेगा, जैसे बहुत सारी मधुमक्खियां एक सेंटर के चारों तरफ घूमने लगे तो ऐसा धुआं सा दिखेगा। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस पर किस तरह से फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसी को बताया था श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन को। तो ये है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। जहां ठीक है इतना जो फंक्शन है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसके लिए इसमें एक नया फंक्शन रख दिया, एक नया ऑपरेटर, और इसे बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। समझ गए बच्चों? इस तरह से, और इसको हटा दें तो हमारे पास ये बन जाएगा इस पूरे को इतना से, और यहां हो गया हमारा ऑपरेटर का स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच ई माइनस बी इक्वल टू ये। आप साई को इससे मल्टीप्लाई करने इसके अंदर, और फिर इसमें यहां से जो v वैल्यू है उठा के इस तरह से कर दें, इसको रीअरेंज करें ना बच्चों, आप करके देखना तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब लंबा चौड़ा इतना रीअरेंज करूं तो ये इक्वेशन बन रहा है, और इस इक्वेशन में
इतनी वैल्यू माइनस लाप्लासियन स्क्वायर साई इंटू एच स्क्वायर एच पाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अगर हम साई को बाहर ले लें तो इतनी जो वैल्यू बच रही है अंदर ये वाली, समझ गए ना बच्चों, ये एच स्क्वायर पाई स्क्वायर और साई भी, तो इसकी जगह एक नया फंक्शन रख दिया गया एच, और ये तो है ही साई ई, इसे बोलते हैं, इस फॉर्म को बोला गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहां एच है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज रिलेटेड टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, पूरे एटम की टोटल एनर्जी से रिलेटेड है। और वी जो फंक्शन दिख रहा है ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इस तरह से ये दिया गया इक्वेशन जो ये बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की किस तरह से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। चूंकि इसके ज़्यादा सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ने क्योंकि है भी नहीं इतना ज़्यादा डिटेल, बस 2-3 चीज़ें काम की हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे पहला है वेव फंक्शन साई। यहाँ पर साई क्या है बच्चों, देखो ये जो साई आया है इसमें, ये साई कहलाता है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है, मतलब हम ये कहें कि ये है ऑर्बिट, जो कि आपने उसमें भी देखा है ना डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव जो बन रही है, इसका जो एम्पलीट्यूड है यही क्या कहलाता है, साई, जो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे अपोजिट फेस में बताते हैं वेव को। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों, कोई विशेष प्रॉपर्टी से हमें इससे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा इससे, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना कि होता क्या है। अब टोटल वेव ऑफ एटम में देखो तो इलेक्ट्रॉन के दो मोशन होते हैं बच्चों, एक तो होता है रेडियल मोशन जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है, और एक होता है एंगुलर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन की मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ऐसे दूर जा रहा है, तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है उससे रिलेटेड जो फंक्शन है या साई है उसे बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट हो रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा वेव फंक्शन है और वो है एंगुलर वेव फंक्शन। तो इस तरह से दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है टोटल वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit। तो वे टोटल वेव फंक्शन रिलेटेड टू रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन मींस इलेक्ट्रॉन की रेडियल मोशन मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास कभी दूर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस भी तो एक ऐसा टाइम में कभी डिस्टेंस भी चेंज हो रही। तो दो प्रकार के मोशन हुए ना टाइम इंस्टेंट में, एक तो जो डिस्टेंस अंदर बाहर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहे हैं, और एक तो एंगुलर मोशन चल ही रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरह से दोनों मोशन में जो इलेक्ट्रॉनिक वेव बनती है तो वही कहलाते हैं, एक रेडियल और एक क्या है बच्चों एंगुलर। मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसे। तो इस तरह से जहां पर ये जो स्मॉल आर है ये कहलाता है रेडियल वेव फंक्शन ड्यू टू रेडियल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाते हैं एंगुलर वेव फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर वेलोसिटी के कारण होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो बन रहा है साई, ये है, ये हाइट जो दिख रही है इलेक्ट्रॉन की इस प्लेन से, यही साई से रिलेटेड है। अब हम आता है कि ये थीटा और फाई और आर कहाँ दिखते हैं, तो देखो बच्चों ये न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस रख रहा है आर डिस्टेंस, तो इस तरह की जो ये है इसको बोलेंगे बच्चों क्या, रेडियल मोशन। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हट जाए, और इसके अलावा ये घूम भी रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ये न्यूक्लियस के किसी एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है जेड के साथ वो है बच्चों थीटा, और ये जो कोऑर्डिनेट वाई एक्स के साथ बन रहा है ये क्या है फाई। तो इस तरह से ये थीटा और फाई एंगुलर मोशन से रिलेटेड है क्योंकि एंगुलर एंगल बन रहे हैं, और आर रेडियल मोशन से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा नहीं देना, और इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये साई की तरह रिप्रेजेंट की जाती है। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप क्लाउड फैले होते हैं बच्चों। जैसे पहला क्लाउड फैला हुआ है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सपोज ये है पहला क्लाउड, ठीक है, जहां पहला क्लाउड खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो ये दूसरा क्लाउड मान लिया जाए इस तरह से, समझ गए ना। तो ये इस तरह से, तो पहला क्लाउड ये चला, फिर यहां से दूसरा क्लाउड इस तरह वेव चली, फिर तीसरे में आ जाएगी, तो ये फर्स्ट एस शो कर रहा है, तो ये 2s शो कर रहा है, तो और इसके बाहर 3s आ जाएगा। मतलब अगली ऑर्बिट अगर हम ये कहें कि यहाँ पर दूसरी ऑर्बिट खत्म हो रही है, तो जहाँ एक ऑर्बिट खत्म हो रही है बच्चों और जहाँ से दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होंगी, ये जो बनेगी ये कहलाती है क्या, इसकी नोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे फर्स्ट एस का
कि इस तरह से पॉजिटिव फेस में है, एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियस के पास, फिर कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, नोड। नोड के बाद ये फर्स्ट एस का हो गया, फिर आप देख रहे हैं सेकेंड एस स्टार्ट हो गया, तो ये निगेटिव चली गई, निगेटिव फेस में चला गया ये इस तरह से। तो ये किसके लिए है बच्चों, तो यहां पर इसमें भी ये क्या दिख रहा है, नोड आ गई। फिर यहां से यहां तक रहेगा नीचे, फिर थर्ड में आ गया ये, तो हम ये कहें कि वेव अब बाहर आ गई, तो उसका एम्पलीट्यूड फिर उसी फेस में आ गया, तो थर्ड एस में ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम पी के लिए देखें तो न्यूक्लियस के पास उसका वेव फंक्शन नहीं होगा बच्चों, क्यों, रेडियल, क्योंकि न्यूक्लियस के पास 2p तो होता नहीं है, 2p तो बाहर आएगा, तो इस तरह से उसका ग्राफ आएगा अगर हम 2p के लिए लें। तो ये लिए जाते हैं जब साई रेडियल वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में। एंगुलर वेव फंक्शन हमने यहाँ नहीं लिए, केवल किसको लिए हैं, रेडियल के, मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती घटती है उसके अनुसार ये ग्राफ्स आते हैं। तो ये किसके हैं बच्चों, रेडियल वेव फंक्शन और रेडियस के। अब आता है साई स्क्वायर। देखो बच्चों, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को सबसे ज्यादा बताने वाला जो है, जहां सबसे ज्यादा होती है वहां उसको बोलते हैं साई स्क्वायर। मतलब ये सीधा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है उसकी डेंसिटी को बताने वाला फंक्शन है साई स्क्वायर। समझ गए ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, एक पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट में न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी एक 3 डायमेंशनल पॉइंट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लाउड बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बताता है। मींस जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मींस जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइम रहता है वहीं ऑर्बिटल बनता है। मींस जहां ऑर्बिटल होगा वहां साई स्क्वायर मैक्सिमम 100% होगा। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं क्या बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल, और जहां ये वैल्यू 0 होगी उसे बोलते हैं नोड। जैसे ये देखो, हम ये मान लें कि मैंने थोड़ा सा गैप बना के बता दिया, हालांकि इतना बड़ा गैप तो नहीं होगा दो ऑर्बिट के बीच में, लेकिन हम ये कहें कि ये है फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, यहां फिर नोड आ गई, फिर ये स्टार्ट हो गई सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गई थर्ड ऑर्बिट, है ना, थर्ड ऑर्बिट या 3s भी यहीं पर है। तो अब यहां देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास में होगी, फिर उससे थोड़ा कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है किसी भी ऑर्बिट में, लगभग उस ऑर्बिट की अगर हम थिकनेस की बात करें तो लगभग बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और उसके दोनों तरफ कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी, और इस तरह से जहां खत्म होगी वहां नोड बनेगा। तो इस तरह से जैसे ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, तो ये है मतलब फर्स्ट, समझ गए बच्चों, ये क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये क्या है बच्चों सेकेंड ऑर्बिट, इस तरह से। तो इसी तरह से चलता जाएगा कि सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें हम देखेंगे कि वहां दो प्रकार के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2s और 2p, ठीक है। इसी तरह से 3s 3p, यहीं पर 3d, इस तरह के ऑर्बिट्स होंगे। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम एक ग्राफ लें साई स्क्वायर और किसके बीच में बच्चों, रेडियस, तो ध्यान रखें कि कभी भी साई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो निगेटिव भी है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम ये माने, ऐसे देखें कि यहां से ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चाहे आप आर इस तरफ चलें लेफ्ट में चाहे राइट में, न्यूक्लियस के पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बच्चों, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चिपका होता है न्यूक्लियस की सरफेस में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डेंसिटी आप देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में मिलती है। अब चाहे आप राइट की तरफ चलें या लेफ्ट में चलें या राइट, तो राइट में चल रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है बच्चों न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी यहां पर न्यूक्लियस के आसपास, और फिर धीरे 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 इसी तरह से हम ये कहें कि यहां पर मैक्सिमम डेंसिटी इसके बीच में दिख रही है, ठीक इसी तरह से यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जहां डेंसिटी ज्यादा है, समझ गए ना, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी और एक जगह आएगी जहां पर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो दिख रहा है पार्ट, ये क्या बन गया बच्चों, नोड। तो ये नोड को शो कर रहा है। फिर दोबारा दूसरी ऑर्बिट स्टार्ट हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर मैक्सिमम तक पहुंचेगी, फिर कम होती जाएगी, और इस तरह से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से लेफ्ट में या राइट में चलें इस तरह के हमें ग्राफ दिखाई देंगे।
तो जैसे ये फर्स्ट एस है, ये 2s है, ये 3s है, और ये धीरे धीरे छोटे क्यों होते जा रहे हैं बच्चों? क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता जाएगा उसमें उतना फैलाव होता जाएगा और डेंसिटी कम होती जाएगी। अगर हम p ऑर्बिटल का ग्राफ लें तो हमें ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास p ऑर्बिटल तो होगा नहीं, तो थोड़ा दूर से स्टार्ट होगा, और इनकी डेंसिटी आप देख रहे हैं, इनमें भी क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे नोड आ जाएंगे। इसी तरह से चलते जाएं, फिर आएगा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये था किसके बीच में? साई स्क्वायर। अब एक आता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बच्चों। ये क्या होता है एक्चुअली? अभी आपने जो देखा कि जो साई स्क्वायर है ना, ये एक्चुअली क्या है? देखो बच्चों, साई स्क्वायर मतलब मैं ये कहूं कि इतनी जो एक पॉइंट ले लें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है साई स्क्वायर। मतलब हम ये कहें कि ये ऑर्बिट है तो यहां ऑर्बिट में यहां क्या दिखाई दे रहा है? साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बताता है। ठीक है, यही लिखा होगा, फाइंडिंग अ पॉइंट विद इन द एटम। और अगर हम एक पूरी ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना चाहें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यही लिखा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन सर्कुलर ऑर्बिटर फ्रॉम r डिस्टेंस विद dr थिकनेस। मतलब एक ऐसी ऑर्बिट जिसकी थिकनेस dr है और न्यूक्लियस से r डिस्टेंस रखती है, तो उसमें टोटल पूरी ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी को बोला गया है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मींस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट। और इस तरह से ये फॉर्मूला है ऑर्बिट की वॉल्यूम का, और ये हो गया इनटू। तो इस तरह से हमें ये इस तरह से ये कहलाएगी टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर्टिकुलर ऑर्बिट की। अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इससे रिलेटेड है बच्चों आर स्क्वायर। अगर हम एक ग्राफ लें आर स्क्वायर और आर के बीच में, तो देखो एस के लिए भी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एस के पास जो न्यूक्लियस के पास है बच्चों, वो आर की वैल्यू तो 0 होगी ना, क्योंकि न्यूक्लियस से तो स्टार्ट हो रहा है ना। तो आर की वैल्यू यहां 0 होगी, तो भले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो यहां पे 0 होगी। फिर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा आर की वैल्यू, समझ गए ना कि ये आर ये है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी जैसे वैसे ही क्या होगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ना शुरू होगी, और फिर वही बढ़ती जाएगी। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर साई स्क्वायर ही 0 हो गया तो फिर 0 हो जाएगी। ऐसे 2s में फिर इसी तरह से, और लगातार r की वैल्यू का प्रोडक्ट बढ़ेगा। साई स्क्वायर में ज्यादा चेंज नहीं आता बच्चों, लेकिन r एकदम बढ़ता जा रहा है, इसीलिए फर्स्ट s से बड़ा पीक बनेगा 2s का, और उससे ऊंची 3s। इसी तरह से ऐसे 2p के भी बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ होंगे, बस ये 2p से स्टार्ट होंगे। 3d के भी बिल्कुल सेम इसी तरह के ग्राफ आएंगे। तो ये किसके बीच में है बच्चों? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लेके, समझ गए ना? एकदम न्यूक्लियस से स्टार्ट नहीं होगा, इसका ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ नीचे से चलेगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू न्यूक्लियस के पास 0 रखी जाएगी। फिर आते हैं बच्चों नोड। तो एक होते हैं रेडियल नोड, तो ये कहलाते हैं सर्कुलर रिंग बिटवीन ऑर्बिट वेयर साई स्क्वायर 0, तो वो कहलाती है रेडियल नोड। टोटल स्फेरिकल नोड, ठीक है, ये है। तो नोड रेडियल नोड के बारे में है, या इसी को स्फेरिकल नोड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1, जहां n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम ns के लिए निकालें तो n माइनस 1 आ जाएगी बच्चों, जैसे 2s नोड 1 आएगी 1s और 2s के बीच में। np की वैल्यू n माइनस 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि l की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी p के लिए, तो ये बन जाएगा n माइनस 2। जैसे 3p लें तो नोड 1 आएगी जो 2p और 3p के बीच में दिखेगी। nd में n माइनस 3 हो जाएगा। 4d ले लें तो एक नोड दिखेगी 3d और 4d के बीच में। ऐसे अगर हम 4 ले लें, ठीक है, f ऑर्बिटल, तो इस तरह से हमें मिलेगा एक नोड 4f और 5f का। फिर आता है एंगुलर नोड। क्या है? तो देखो बच्चों, एंगुलर नोड कहलाता है प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी साई स्क्वायर 0। मतलब एक ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, या हम ये कहें कि न्यूक्लियस से निकलने वाला एक प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, या 2 लोब्स के बीच का स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। अगर हमें किसी के नोडल प्लेन निकालना है तो बिल्कुल एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे। जैसे s के लिए तो l 0 होता है, तो एंगुलर नोड 0 होगी, मीन्स कोई भी प्लेन न्यूक्लियस से नहीं जाएगा। p में एक नोड होगी एंगुलर नोड, हर एक ऑर्बिटल के लिए एक एंगुलर नोड होगी, जैसे ये दिख रही है ऐसे 2 डंबल के बीच में, या कहें 2 डंबल के लोब्स हैं उनके बीच में। d में 2 होंगे और f में 3 ऐसे नोडल प्लेन या एंगुलर नोड होंगे।
फिर आ जाता है बच्चों शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो देखो एक तो होती है एस ऑर्बिटल जो शेप स्फेरिकल होता है, अनडायरेक्शनल ओरिएंटेशन है, मींस इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल बराबर होती है। अगर आप इनकी एनर्जी और साइज की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, मींस फर्स्ट एस से बड़ा साइज 2s का 2s से 3s, तो इनकी एनर्जी भी बढ़ेंगी, नोड्स भी बढ़ेंगे और साइज भी बढ़ती जाएंगी। रेडियल नोड n-1 से निकाला है, मतलब n, ठीक है। एंगुलर नोड L0 होगा s के लिए। अब p ऑर्बिटल में आ जाओ तो शेप हम जानते हैं डम्बेल शेप है। ऑर्बिटल्स अगर देखें तो l की वैल्यू 1 है तो m के 3 वैल्यूज आ रही हैं, मींस p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिन्हें बोला गया है px, py एंड pz। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n या साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम ये कहें कि एनर्जी और साइज दोनों ले लें इस तरह से, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन। रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड बच्चों अभी मैंने आपको बता ही दिया, एस की निकालने के लिए रेडियल नोड तो एल के 1, मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होगा। जैसे ये है पी ऑर्बिटल, पी एक्स, तो एक्स एक्सिस में उसका डंबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस में ज़्यादा है, और इसका नोडल प्लेन होगा बच्चों वाई और जेड, ठीक है, जहां y और z के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं होगा, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 रखा जाएगा। ये है pz जो z एक्सिस में डंबल क्लाउड है, और इसमें जो प्लेन बचेगा वो x और y के बीच में होगा और इसका ml 0 होगा, ठीक है। और ये है py जो कि इसका जो नोडल प्लेन है वो x और z के बीच में होगा, और उसके लिए जो वैल्यू है ml की वो है -1। अब आते हैं d ऑर्बिटल्स। तो d ऑर्बिटल्स में जाओगे तो शेप जो है डंबल शेप है, डबल डंबल, ठीक है, केवल z को छोड़कर, dz² को छोड़कर। ऑर्बिटल्स अगर देखें तो l की वैल्यू 2 है तो m की 5 वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि d ऑर्बिटल में ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब p सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं। dxy मान लूँ, dyz, dxz, dx² y², और ये ले लें हम dz²। साइज हो, एनर्जी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, मतलब 3d से बड़ा 4d होगा। नोडल सरफेस निकालोगे तो n-3 होंगी, नोडल प्लेन 2 होंगे ईच ऑर्बिटल में। जैसे आप देखो यहाँ पर dxy है तो m की वैल्यू -2 होता है। मैं ये कहूँ कि इसका नोडल प्लेन क्या होगा, तो देखो बच्चों dxy है तो yz और dxz ये तो होंगे इसके क्या, नोडल प्लेन। ये है। अगर yz में चले जाओगे तो dxy और dxz ये इसके नोडल प्लेन होंगे, दो। और देख रहे हैं कि एक्सिस के बीच में 45 डिग्री में है, और इसका जो होगा dxy और dyz ये नोडल प्लेन होंगे इसके। दो नोडल प्लेन होंगे इन 3 ऑर्बिटल में। चौथे में भी 2 नोडल प्लेन है, ये वाला देख रहे हैं आप, एक ये नोडल प्लेन है और एक ये नोडल प्लेन है। और ये है dx² y² और dz² में एक ही z में दोनों डंबल हैं, एक सर्कुलर है और एक डंबल शेप है, और इसके लिए dz² का जो m वैल्यू है वो 0 ली जाती है। तो इस तरह से d ऑर्बिटल्स को इंडिकेट किया गया। तो ये है कुल मिला के हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बचा हुआ पार्ट था जो आज खत्म हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तो ओके बाय।